तो जैसा कि हम लोग कहे थे कि जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसके आधार पर 71वीं का हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। 70वीं का ये बीपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 2 है। पेपर 2 में पहला, जैसे हमने पहले भी बताया कि संविधान का खंड है और इसको देखने से आपको लगेगा कि किस स्टैंडर्ड का सवाल पूछा गया है, तो हम उसको सेक्शन वाइज देखते हैं। और अब देखिए कि जो पहला ही देखिए, एक तो पहला नंबर है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन बदल गया है। पहले के जमाने में एक ही क्वेश्चन होता था, मतलब इस सेक्शन में 3 सवाल होगा और 3 का फुल क्वेश्चन आपको जवाब देना है, लेकिन 3 सवाल में ही आपको अलग अलग खंड कर दिया गया है। तो जैसे 38 नंबर का सवाल अगर है तो पहले के जमाने में एक ही सवाल होता था, अब इसको खंड वाइज बांट दिया गया है ताकि आपको कोई चीज उतना आसान नहीं हो। सवाल को लगातार मुश्किल बनाया जा रहा है ताकि आसानी से पढ़कर कोई ना निकाल ले। अब आप देखिए कि पहला सवाल है, इसमें आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जो है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया। तो जो आदमी इसको बढ़िया से समझे रहेगा वही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, वही इस चीज का जवाब दे सकता है और आज के संदर्भ में यह किस तरह से महत्वपूर्ण है, ये अखबारों से इसको ऐड कर देना होता है। दूसरा जो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ये जैसा मैंने पीछे के सिलेबस में एनालाइज करते हुए आपको बताया था कि बिहार में संविधान के सेक्शन में प्योर कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल ही केवल नहीं रहता है। अब देखिए, अगर ये सवाल है, ये संविधान के आत्मा से निकला हुआ सवाल है कि जो राजनीति है उसमें इसका अपराधीकरण हो रहा है और अपराधी राजनीति में आ रहे हैं, तो ये अप्लाइड सवाल है। तो इसका प्योर संविधान के किसी धारा में या उस तरह किसी सेक्शन में और कोई कहे तो नहीं है। तो यहां पर ये पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नेंस है, एप्लीकेशन है कि किस तरह से हमारे देश में डेमोक्रेटिक एप्लीकेशन जो हो रहा है और उसके कितने निगेटिव ट्रेंड्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो यहां पर है कि अपराध, और बिहार ऐसा नहीं कि बिहार केवल भारत में अकेला राज्य है जहां अपराधी राजनीति में और राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ वो महिमा मंडित होता है और हमारा हीरो होता है। तो जिसके खिलाफ कानून बनता है वो कानून बनाने वाली संस्था में जा रहा है, उसका प्रभाव तो सिस्टम को आज न कल झेलना है, बिहार झेल रहा है अभी भी। तो ये एक सवाल अप्लाइड है, ये टोटल अप्लाइड है। अब तीसरा सी क्वेश्चन भी देखिए, इन इंडिया एट प्रेजेंट कास्ट इज नो मोर अ सोशल फेनोमेना रेदर इट इज अ पॉलिटिकल फेनोमेना, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एनालाइज एंड गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं है, जैसे सोशियोलॉजी में और अन्य जगह हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ कास्ट इज ए सोशल रियलिटी इन इंडिया, और भारत में ही केवल कास्ट सिस्टम है, वर्ल्ड में और कहीं कास्ट सिस्टम नहीं है। तो अब लेकिन इसका दायरा बदल गया। जब हम इतिहास में सामाजिक संदर्भ में इसको पढ़ते हैं तो वह एक सामाजिक जीवन का हिस्सा था, लेकिन अब भारत में डेमोक्रेसी का जो एप्लीकेशन इतने दिनों से हो रहा है, तो जाति अब एक राजनैतिक घटना हो गई है ना। अब जाति के आधार पर पार्टियां बन रही हैं, जाति के आधार पर पॉलिटिकल लीडर्स उभर रहे हैं, जाति के आधार पर आप वोटिंग कर रहे हैं, जाति के आधार पर अगर आपके क्रिमिनल भी आदमी है तो आपके लिए हीरो है। तो कास्ट को पॉलिटिक्स से इंटरवीन कर दिया गया है। उसका खामियाजाना, उसका क्या बाद में चलकर मतलब होगा और हो रहा है, ये सभी आदमी आप इसको समझ रहे होंगे। हालांकि जिस तरह से गिरोह बना और उसके सरदार बने, आज कास्ट के उसी तरह से है, क्योंकि हर कास्ट का आदमी कास्ट के हिसाब से हिस्सेदारी मांग रहा है। पॉलिटिकल
इसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मतलब है। अब देखिए, तो ये दो जो सवाल है ये बिहार से जुड़े हुए अप्लाइड है। ये प्योर, जैसा शुरू में हमने कहा था, ये प्योर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन बिहार में हर बार इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखिए, इस साल भी पूछा जाएगा, और इस साल तो बिहार में चुनाव हो रहा है। अब देखिए, ये चीज है कि व्हाट इज कोलिजियम, व्हाई इज इट एट द सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म, एक्सप्रेस योर व्यूज। सुप्रीम कोर्ट में और बिहार और भारत के हाई कोर्ट्स में जो जजेस की नियुक्ति होती है, ट्रांसफर होता है, अभी के सिस्टम में कॉलेजियम करता है। भारत का संवैधानिक संशोधन भी हुआ था, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे निगेट कर दिया, नहीं माना। और इस कॉलेजियम, तो ये एक संविधान का प्योर मुद्दा है, एंड इट हैज द करंट एप्लीकेशन ऑल्सो। इसमें कहा गया कि भाई जो न्यायाधीश हैं वही अपने लोगों को अपने मन से न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों का ट्रांसफर, न्यायाधीशों का प्रमोशन करते हैं। तो ये कहां तक उचित है, बहुत सारे पक्षों से इसकी आलोचना की जाती है। तो एक संवैधानिक सवाल है जो ये है कि भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के आलोक में बिहार में जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने में स्थानीय स्वशासन की भूमिका, ये भी करंट क्रम संवैधानिक मुद्दा है, क्योंकि बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया। अमूमन आप सभी देखते होंगे कि गांवों में अगर महिला आरक्षण हुआ तो महिला को लड़ाया गया, लेकिन पति ने उसको कंट्रोल किया। तो इसीलिए मुखिया पति कहलाए, एमपी मुखिया पति। मुखिया महिला है, सरपंच महिला है, जिला परिषद महिला है, लेकिन आप उस महिला का नाम तक नहीं जानते हैं और उसके पति का नाम जानते हैं। गांव में भी महिला मुखिया जी, उनके पति को मुखिया जी आप कहते हैं। ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है, ये कितने दिनों तक चलेगा? तो धीरे धीरे महिलाओं में जागृति आई है, और हमारे बिहार में विशेषकर कि जब पावर हमारा है, हम जब दस्तखत करते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ तो जेल हम जाएंगे, और कहीं कहीं इस बात का ज्यादा एसर्शन हो रहा है, तो निश्चित रूप से आज न कल, अभी तक कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ हुआ जाना बाकी है। इस स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था ने निश्चित तौर पर महिलाओं में उनको इम्पावर्ड किया है। तो इम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, पॉलिटिकल पावर देकर ये महत्वपूर्ण स्टेप है। निश्चित रूप से जो लक्ष्य था उतना अभी तक उपलब्धि नहीं हो पाई है। पुनः मैं कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देखिए। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है बिहार, इसका अब वही नहीं रह गया जो पहले था। जब तक गंभीर अध्ययन नहीं होगा, इन सवालों का जवाब हंसी मजाक चुटकुला से नहीं होगा। अब ये जो दूसरा सवाल है, ए ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया फ्रॉम वन पार्टी dominance to the era of coalition governments. Has the coalition politics undermined the authority of the prime minister in India? Give reasons. यह भी बहुत ही स्टैंडर्ड का सवाल है। जो लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे पॉलिटिकल सिस्टम वाला, तो उसमें भारत में किस तरह से कांग्रेस डोमिनेंट वन पार्टी सिस्टम लंबे समय तक चला, किस तरह से केंद्र में 77 में कांग्रेस के डोमिनेंस को पहली बार समग्र रूप से चैलेंज किया गया। 60 के दशक में लोहिया जी के नेतृत्व में राज्यों में कांग्रेस के डोमिनेंस को चैलेंज किया गया था। फिर इंदिरा जी वापस लौटी, उनकी मृत्यु हुई, और फिर राजीव गांधी बहुत ही थम्बिंग मेजोरिटी 400+ सीट लेकर आए थे। लेकिन राजीव गांधी के जाने के बाद जब बीपी सिंह आए, उस जमाने से केंद्र में कोalition पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। बीच में नरसिम्हा राव भी रहे प्रधानमंत्री, लेकिन वो भी एक कोalition के तहत ही थे, अकेले उनको मेजोरिटी
नहीं थी। पहली बार 2014 में फिर मोदी जी को मेजोरिटी आया, लेकिन फिर अभी कोalition गवर्नमेंट है। तो जब मिली जुली सरकार होती है तो जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो अथॉरिटी, मेन अथॉरिटी है देश के, मेन कस्टोडियन ऑफ पावर है, तो वो उतने फ्रीली काम नहीं कर सकते जितने वो अकेले में करते हैं। किसी भी निर्णय को लेने में उन्हें अपने कोalition पार्टनर के इच्छाओं को, उम्मीदों को, अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखना होता है। स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री को निर्णय लेने की वो आजादी नहीं होती है जब कोalition गवर्नमेंट होती है। इन मुद्दों को समझकर जो बढ़िया से समझे रहेगा वही ये सवाल का जवाब दे सकेगा, क्योंकि जो भी आर्गुमेंट देना है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट देना है, जो रीजनिंग में आप पढ़ते हैं वीक आर्गुमेंट एंड स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, तो इम्तिहान में देने वाले सारे आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो जिनको नॉलेज होगा वही इसका जवाब दे सकते हैं। बी है कि व्हेन देयर इज अ चेंज government at the center, the governors also change. In the context of this statement, examine the role of the governor in India as a link between the center and the states. Can he in any way act according to his own discretion? जब भी केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी उसके साथ बदल जाते हैं। हालांकि हाल के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ये मजबूर नहीं किया जा सकता किसी भी राज्यपाल को रिजाइन करने से। सर्वोच्च न्यायालय ने भी रूलिंग दिया है कि अगर उसका कार्यकाल बचा है तो उसे उसके पद पर रहने दिया जाएगा। अमूमन सरकारें इस बात को मानती हैं, लेकिन याद होगा आपको जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई और उस समय शीला दीक्षित जी को केरल का गवर्नर बनाया गया था, उनके खिलाफ कुछ मुकदमे खोल दिए गए ताकि वो केरल के गवर्नर के पद से रिजाइन कर दिए। इसी तरह से उत्तर भारत में भी गवर्नर थे, उनका ट्रांसफर नॉर्थ ईस्ट में करने की बात कही गई तो उनको हटाया नहीं, लेकिन उनका ट्रांसफर इतना डिफिकल्ट था कि वो ट्रांसफर होने के बदले रिजाइन करना ज्यादा बेहतर समझे, तो इनडायरेक्टली दे वर फोर्स्ड टू रिजाइन। तो पहले के जमाने से अभी थोड़ा बदला है, क्योंकि पहले बर्खास्त करके जाना मामूली बात हुआ करता था और जनरली गवर्नमेंट बदली, राज्यपाल स्वतः बदल जाते थे। इधर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। इन चीजों को जानकारी में रख के कब ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कब ऐसा डिसीजन दिया, और इस तरह का जैसे मैंने उदाहरण दिया उस तरह को उस इनपुट में डालते हुए, लेकिन गवर्नर का पद बना ही क्यों भारत में? जब गवर्नर का पद बन रहा था उस समय भी इस बात पर विवाद है, और आज भी अगर कंटिन्यू करता है गवर्नर का पद तो भी बहुत सारे लोग इस बात के पक्षधर हैं कि गवर्नर के पद पर किया जाने वाला खर्च एक वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। लेकिन अगर इस संविधान को जिन लोगों ने बनाया तो यह आर्टिकल 1 से संबंधित मुद्दा भी है जो यहां गवर्नर के पद में समाहित है, क्योंकि केंद्र और राज्य का संबंध, भारत में जो केंद्र का निर्माण हुआ और उसके साथ जो प्रांतों का निर्माण है, दोनों के अधिकारों में जो बंटवारा है, और दूरस्थ राज्यों में जो, या भारत में जो राज्यों में चुनाव के द्वारा सरकारों का गठन होता है, तो अगर नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम में, अरुणाचल में अगर अलग सरकार हो और केंद्र में अलग सरकार हो, कोई देखने वाला ना हो, तो कब वो चाइना के पास चला जाएगा पता ही नहीं चल पाएगा। तो गवर्नर राज्यों में यह माना गया है कि गवर्नर राज्यों में केंद्र का कान और आंख होता है, ईयर एंड आई होता है। उस राज्य में केंद्र गवर्नर की आंखों से देखता है, गवर्नर की आंखों से केंद्र वहां सुनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कुछ नहीं, नॉर्मल सिचुएशन है तो भले लगेगा कि गवर्नर का पद बेकार है, बेवजह इतना पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में ही इज द कस्टोडियन ऑफ द सेंटर इन द स्टेट्स। तो उसको बढ़िया से सभी दायरों को समझ के इस सवाल का जवाब होगा। जो है, बिसाइड्स बीइंग अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज हैज ऑलवेज बीन इफेक्टिव एज ए सिंबल ऑफ आइडेंटिटी। In the light of this statement, analyze the political impact of linguistic identity in India. भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम तो माना जाता है, लेकिन
ये भाषा वाले जो हमारा सेक्शन है उससे जुड़ा हुआ सवाल है। भारत में जब मातृभाषा का सवाल आया, नेशनल लैंग्वेज का सवाल आया, लिंक लैंग्वेज का सवाल आया, वो सबसे जुड़ा हुआ एक विस्तृत मुद्दा है। लेकिन भाषा एक पहचान का भी आधार होता है, निश्चित रूप से होता है। आज आप भी जाइएगा कहीं तो कोई कहते हैं भोजपुरिया है, मैथिल है, इस तरह के तमिल लोग ज्यादा तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है। तो लैंग्वेज बिकम्स द मैटर ऑफ आइडेंटिटी फॉर द इंडिविजुअल इफ ही लिव्स इन ओन एरिया। तो हाउ डज इट इम्पोर्टेंट? फिर जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो इस तरह का डिवीजन कहां से फायदेमंद होगा या नहीं होगा। हालांकि जब बाल गंगाधर तिलक ने भी पहली बार कहा था कि जो जिस भाषा को जानता है, तो वहां के लोग अगर अपनी भाषा को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो लिंग्विस्टिक आधार पर बहुत चीजों के निर्माण के पक्षधर थे बाल गंगाधर तिलक, लेकिन जब हमारा संविधान बना तो इसको डिनाई किया गया कि लैंग्वेज शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। हालांकि बाद में फिर आंध्र प्रदेश बना, आंदोलन हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना और उसमें लैंग्वेज मेन आधार हुआ। तो बहुत सारे दौर से गुजरा है, उस सारी चीज का एक नॉलेज आपको चाहिए। और देखिए ये 38 नंबर का सवाल है, 38 नंबर का एक सवाल है, बड़ा सवाल है। राइट एन एसे ऑन पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। यानी जब 370 300 धारा अनुच्छेद 370 खत्म हुआ, निरस्त हुआ, तो जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक और जो संवैधानिक परिवर्तन हुए उस पर एक ऐसे निबंध लिखिए। देखिए धारा 370 हमारे देश में आजादी के समय से ही काफी विवादास्पद धारा रहा। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जो कोalition गवर्नमेंट और वन पार्टी गवर्नमेंट, जब 2014 में बीजेपी की वन पार्टी गवर्नमेंट आई, सिंगल मेजोरिटी आया, 2019 में भी इनको और भी मेजोरिटी आया, तो बीजेपी का एक घोषित एजेंडा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 370 हटाएंगे। जब तक कोalition में रहा इन्होंने इनकार किया, जब अकेला मेजोरिटी मिला तो इन लोगों ने एक दिन में ही इसको हटा दिया। जम्मू और कश्मीर धारा 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य था। अब इसको दो भागों में बांट दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। बहुत सारे इसके सारे प्रावधानों में परिवर्तन किया गया, जिसके कारण वहां प्रोटेस्ट भी हुआ और भी जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ। तो भारत सरकार के द्वारा लिए गए इस कदम से जम्मू कश्मीर में उस समय क्या परिवर्तन हुआ, तो इसके लिए जरूरी कि उसके पहले जम्मू कश्मीर में 370 के कारण उनको क्या विशेष अधिकार था, और when this has been abrogated, तो उनके अधिकारों में, संवैधानिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ और क्या उसका इम्पैक्ट हुआ। तो ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। तो अभी जो संविधान के सेक्शन में जितने भी सवाल आपने देखा, ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। तो एक सामान्य तरीके से पढ़कर इन सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि आपका पढ़ाई का स्तर ऊंचा हो, स्तरीय हो, अखबार और पत्रिकाओं का उसमें समावेश हो, और आपको बिहार की भी समझ हो, तभी इस पेपर 2 के सेक्शन 1 का जवाब आप बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से दे सकते हैं।